हम्म। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सबको। आवाज आ रही है सबको बच्चों मेरी? सबको आवाज आ रही है बच्चों? कैसे हैं आप लोग? सबने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था स्टाइकेमेट्री, वो सबको बच्चों क्लियर है? रिवाइज किया होगा आपने वहां उसको। अब बच्चों जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, रिवाइज किया था, हमने पढ़ा था स्टाइकेमेट्री। तो मैं आपसे बच्चों बोलूं, स्टाइकेमेट्री जो हमने पढ़ा था वो बच्चों आपको सबको याद है? वेरी गुड बच्चों। अब हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको मैं वापस आपसे एक बार बोलूं तो बच्चों, जब भी केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन होगा बच्चों, केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन होगा तो हमने सबसे पहले बोला था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसके जो बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं, उनको डायरेक्टली हम मोल की टर्म में लिख सकते हैं। मतलब बच्चों हमने बोला था कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कोफिशिएंट होते हैं उनको डायरेक्टली हम मोल की टर्म में लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों मुझे बताइए, क्या कोफिशिएंट्स को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम वॉल्यूम की टर्म में ऑलवेज लिख सकते हैं क्या? बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में कि क्या हम कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो और वॉल्यूम ऑफ गैस ही फाइंड करना हो तभी हम यूज कर सकते हैं उसको? तो हमने बोला था बच्चों, अगर गैस का वॉल्यूम गिवन है, गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, वॉल्यूम ऑफ गैस लाना हो, तो हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया। लेकिन मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अगर क्वेश्चन में मास गिवन हुआ तो उसको सबसे पहले हम मोल में चेंज करके सॉल्व करेंगे, और हमने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी थी बच्चों, सबको क्लियर है वो? अब बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट वाले न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट वाले न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम करेंगे बच्चों विद लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं बच्चों, अब हम विद लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा हमने एक चीज बोली थी बच्चों कि जब भी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब भी केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो इनिशियल अमाउंट्स ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स गिवन है या ओनली एक ही रिएक्टेंट का गिवन है। अब बच्चों आप यहां देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपको सबको दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं विद लिमिटिंग रिएजेंट वाले। तो बच्चों आप देखिएगा यहां पर क्वेश्चन में हमें बोला है 1 मोल Fe2S3, 2 मोल H2O, 3 मोल O2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें बोला है बच्चों मोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड फाइंड करें। अब बच्चों आप यहां देख सकते हैं बच्चों कि हमें इनिशियली तीनों रिएक्टेंट्स के मोल गिवन है, और हमने पढ़ा था कि जब भी इनिशियल अमाउंट्स मतलब मोल, मास, वॉल्यूम मोर देन वन रिएक्टेंट्स के गिवन हो तो पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। और उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट की, कि उस रिएक्टेंट के लिए हम फाइंड करते हैं एक्स, तीनों रिएक्टेंट्स के लिए फाइंड करते हैं हम एक्स। और उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी बच्चों कि गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन क्वेश्चन, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन क्वेश्चन अपॉन स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन, स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट
इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बच्चों इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके यहां पर अब हम पहले लाएंगे तीनों का लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। और बच्चों तीनों रिएक्टेंट के इनिशियल मोल गिवन है, तो हमें गिवन मोल Fe2H3 के 1, उसका कोफिशिएंट Fe2H3 का 2, तो हाफ आ गई वैल्यू। H2O के लिए x फाइंड करें हम बच्चों, तो मोल है गिवन क्वेश्चन में 2, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 6, तो बच्चों इसके लिए x की वैल्यू आई 1/3। और O2 के लिए x फाइंड करेंगे, तो गिवन मोल इन द क्वेश्चन 3, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 3। अब बच्चों हमने बोला था जिस रिएक्टेंट के लिए x की वैल्यू मिनिमम या लीस्ट वैल्यू आती है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर x की वैल्यू Fe2H3 के लिए हाफ आई, H2O के लिए 1/3 आई, मतलब 0.33 आई, इसके लिए 0.5 और इसके लिए 1, मतलब बच्चों जिस मिनिमम वैल्यू आई H2O के लिए, और बच्चों जिसके लिए मिनिमम वैल्यू आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों मैं आपसे इसमें मोल ना पूछकर ओनली एक क्वेश्चन बच्चों चेंज कर रहा हूं कि मैं आपसे इस क्वेश्चन में खाली पूछता कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सिस रिएजेंट कौन है। तो बच्चों H2O लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। O2 जो 2 बच गए जिनके लिए ज्यादा वैल्यू आई वो दोनों हो जाएंगे एक्सिस रिएजेंट। तो बच्चों यहां एक्सिस रिएजेंट 2 हो गए, Fe2H3 और O2, लेकिन H2O लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला था बच्चों कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब उसके मोल आफ्टर द रिएक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है 2 वो 0 हो जाएंगे। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो बच्चों आप देख सकते हो H2O लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी वो अब हम यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। और आप देख सकते हैं बच्चों हमने शॉर्ट ट्रिक में बोला था जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूंगा बच्चों तो उसके गिवन मोल इन क्वेश्चन 2 बट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6। बच्चों अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही किए हैं, ध्यान से देखिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं विद लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस का। अब 2/6 बच्चों हमने शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ी थी, गिवन मोल इन क्वेश्चन अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा जिसके मोल लाने हैं वो कौन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो उसके मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसी का 4। और बच्चों सॉल्व करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के मोल यहां से हमें मिल गए 4/3 मोल या 1.33 मोल, जो मैक्सिमम या मैं बोलूं सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये चैप्टर बहुत इजी सा, और आप देखिएगा जितने भी लास्ट 15 ईयर्स में स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनमें से मैक्सिमम तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले आए हैं जिनको यूज करना बहुत इजी है बच्चों। अब यहां पर हमने ये एक क्वेश्चन किया, सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी को थोड़ा सा अच्छा करते हैं बच्चों, चेंज करेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट वाली शॉर्ट ट्रिक में हमने मोल यूज करने हैं ना कि कुछ भी और डाटा, मोल को ही यूज कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए लिखा है 20 ग्राम मार्बल, और बच्चों सबको पता है मार्बल होता है CaCO3, रिएक्ट्स विद 20 ग्राम HCl। तो हमसे क्वेश्चन ने 2 पार्ट पूछा है और बोला है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, सेकंड रिमेनिंग मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट, रिमेनिंग मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट। तो यहां ध्यान सुनिएगा बच्चों, एक्सिस रिएजेंट भी पूछा है अमाउंट जो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा था, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है। लेकिन बच्चों आप यहां देखिए हमें रिएक्शन लिख कर दी है
और रिएक्शन में देखिए दो रिएक्टेंट है CaCO3 HCl, लेकिन दोनों के इनिशियल मासेस गिवन हैं। और बच्चों हमने बोला था मासेस को तो देखते ही पहले मोल में बदलिए। तो CaCO3 के मोल अगर मैं लाऊं तो बच्चों मास बाय मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का 100 और एटॉमिक मासेस हमने सबको लिखवाए, सब वो यूज करेंगे। तो बता यहां बच्चों कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, कार्बन का 12, तीनों ऑक्सीजन का 48, सम करेंगे 100। तो बच्चों 1/5। तो CaCO3 के क्वेश्चन में गिवन मोल है 0.2 मोल, जो पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन थे। HCl का मास गिवन है, तो बच्चों इसका मास बाय मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो डिवाइड करेंगे बच्चों वैल्यू आ जाएगी 0.54 मोल HCl। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें जो मास गिवन था उसको पहले मोल में बदला। अब बच्चों दोनों के मोल आ गए तो हम इनके लिए पहले चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब X शॉर्ट ट्रिक से लाएंगे। और बच्चों दोनों के गिवन मोल को उन्हीं के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करेंगे तो बच्चों HCl के लिए X वैल्यू आएगी 0.27, जबकि CaCO3 के लिए आएगी बच्चों 0.2 ही। अब आप देख सकते हो बच्चों मिनिमम वैल्यू जो है वो है CaCO3 के लिए X की वैल्यू 0.2। तो बच्चों जिसके लिए मिनिमम वैल्यू होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो बच्चों में पता चल गया CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट, और HCl जो है उसके लिए X वैल्यू ज्यादा आई तो वो एक्सिस रिएजेंट। अब बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा, रुक जाइए, अब मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों। क्वेश्चन आपको करने, नोट्स आप बाद में जब ये लेक्चर मेरा देखें तब बनाइएगा बच्चों, अभी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और जो मैं बोलूं वो बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। अब ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ अगर एक्सिस रिएजेंट का अमाउंट पूछे तो हम डायरेक्ट लाएंगे सबके आंसर एक साथ, चाहे मैं तीनों प्रोडक्ट के क्वेश्चन आंसर पूछ लूं, तीनों प्रोडक्ट के अमाउंट पूछ लूं, तब भी एक साथ लाएंगे। उसके लिए जो मैं थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा हूं बच्चों वो ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर बच्चों हमें इनिशियली क्वेश्चन में CaCO3 के मोल थे 0.2 मोल, HCl के 0.54 मोल। अब बच्चों जब रिएक्शन नहीं होगी तो CaCl2 H2O और CO2 बच्चों इनिशियली आप मुझे बताइए बिफोर रिएक्शन ये तीनों प्रोडक्ट होंगे या जीरो? तो जीरो होंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं सारे आंसर एक साथ लाने वाला हूं, आपको ये समझिएगा। अब यहां पर बच्चों हमें बोला है कि CaCO3 हमने पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि CaCO3 के 0.2 मोल में से मैं अज्यूम कर रहा हूं बच्चों, समझिएगा ध्यान से, अज्यूम कर रहा हूं कि इसका Y मोल रिएक्शन करता है, Y मोल रिएक्शन करता है। तो बच्चों इनिशियली 0.2 थे, उसमें से CaCO3 के Y मोल रिएक्शन करते हैं, तो मुझे बताइए बच्चों बचेंगे कितने? 0.2 थे इनिशियली, Y मोल रिएक्शन करेंगे तो बचेंगे 0.2 माइनस Y मोल बचेंगे। इसी तरह से बच्चों इधर HCl के कितने मोल बचेंगे? 0.54 इनिशियली थे, लेकिन उसमें से कुछ HCl CaCO3 से रिएक्शन कर लेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, रिएक्शन कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, और बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बच्चों 1 मोल CaCO3 रिएक्शन करता है 2 मोल HCl से। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 मोल CaCO3 रिएक्शन करता है 2 मोल HCl से, तो इसके रिएक्शन कर कितना रहे हैं? Y मोल हमने माने, तो 1 मोल 2 मोल करता है तो बच्चों 0.2 माइनस Y, तो 1 मोल 2 मोल से करता है तो बच्चों Y मोल CaCO3 HCl के 2Y मोल से रिएक्शन करेगा, तो इसके बचेंगे कितने बच्चों? 0.54 माइनस 2Y। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां 2Y क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 1 मोल CaCO3 करता है 2 मोल HCl से, तो Y मोल करेगा
2y मोल से, इसलिए 0.54 में से 2y रिएक्शन करेंगे। अब बच्चों प्रोडक्ट कितना बनेंगे, तो आप देखिए लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट, और आप देख सकते हो बच्चों 1 मोल करता है, तो 1 मोल CaCl2 1 मोल H2O बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल CO2 H2O बनते हैं। लेकिन बच्चों इसका y मोल रिएक्शन कर रहा है, तो 1 से बनते हैं 1 1 1 तीनों प्रोडक्ट, तो बच्चों y मोल रिएक्शन करेगा तो कितने बन जाएंगे, y मोल y मोल y मोल बन जाएंगे। और बच्चों अगर आपको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो आप सबके आंसर एक साथ ले आएंगे। और यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों, y की वैल्यू हमेशा हम लाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उसी की हेल्प से हमें वैल्यू पता है उसके मोल 0 हो जाते हैं। तो बच्चों CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाता है, और हमारे अकॉर्डिंग उसके मोल बचे थे बच्चों 0.2 माइनस y। यहां देख सकते हैं बच्चों आफ्टर रिएक्शन उसके 0.2 माइनस y मोल माने थे हमने, तो 0.2 माइनस y की वैल्यू 0 0, तो बच्चों 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0.2 मोल। और ये 0.2 मोल यहां रख दो बच्चों, सबके आंसर एक साथ आ जाएंगे। तो सबके आंसर आएंगे तो बच्चों ये तो क्या हो गया 0, और होना चाहिए क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और इधर आप लाएंगे बच्चों y की वैल्यू 0.2, तो 2y 0.4, 0.54 माइनस 0.4 ओनली बचेंगे HCl के 0.14 मोल, मतलब एक्सिस रिएजेंट के मोल आ गए। और CaCl2 इसके मोल आ जाएंगे बच्चों 0.2, H2O के भी 0.2 और CO2 के भी 0.2 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। और बच्चों अब एक्सिस रिएजेंट और प्रोडक्ट दोनों के आपके पास मोल आ गए, तो बच्चों मोल आ गए तो CO2 प्रोड्यूस का मास ला सकते हो बच्चों कि 1 मोल का मास किसी का भी उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 0.2 मोल CO2 का इंटू मॉलिक्यूलर वेट 44, तो आंसर 8.8 ग्राम CO2 हो गया बच्चों। इसी तरह से HCl का रिमेनिंग मास लाएं, तो बच्चों 0.14 मोल का मास बदल ले, 1 मोल का मास इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 0.14 मोल का आंसर 5.11 ग्राम HCl आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको मैं एक बार दोबारा वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन क्वेश्चंस को हमने आगे से जल्दी भी करना है, तो ऑब्जेक्टिव में यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपने चाहे पहले इन क्वेश्चंस को कैसे भी किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो मैं बता रहा हूं वो समझिए। यहां पर क्वेश्चन में वापस बोल रहा हूं बच्चों, जब भी आपको, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट लाना हो तो आप सिंपल सा बोल रहा हूं बच्चों, यहां ध्यान से देखिए, ये सबसे मेन पॉइंट है कि इनिशियल मोल को रिएक्टेंट में y की टर्म में माइनस करके लिखना है और प्रोडक्ट को y की टर्म में लिखना है। लेकिन इनमें आपने ध्यान से देखा हो बच्चों कि y का कॉफिशिएंट देखिए, y का कॉफिशिएंट देखिए, जो रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट है वही y में मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों CaCO3 का कॉफिशिएंट 1 था, तो यहां भी 0.2 माइनस y आया। HCl रिएक्टेंट है, इनिशियल में से माइनस करके लिखते हैं, इसलिए बच्चों ये 2 था तो यहां 2y माइनस हुआ। CO2 H2O का वैल्यू बता, कॉफिशिएंट 1 1 था बच्चों, तो ये y ही आए। मतलब बच्चों ये लिखना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। और यही आगे जो है बच्चों, वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं, वहां भी यही करते हो। तो ये एक तरह से वहीं से हमने किया जिससे हमें नया ना पढ़ना पड़े बच्चों। अब ये चीज क्लियर है बच्चों सबको। ये यहां पर हमने जो ये बताया बच्चों, हमने जो ये मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग समझे। तो यहां पर जो हमने ये बोला बच्चों, ये मीनिंग क्लियर सबको ये। अब यहां पर जो हमने ये बोला बच्चों, यहां पर ध्यान रखिएगा, वापस बोल रहा हूं कि जो ये है यहां पर
कि हमने जब भी एक्सिस रिएजेंट का है क्वेश्चन, एक्सिस रिएजेंट मतलब आधिक्य अभिकर्मक या सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसके लिए बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा हमेशा। सब बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ये करेक्ट कर लिया है, इसलिए जिनको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो ध्यान से पढ़िए क्लास में। यहां पर अब बच्चों ये जो चीज है रिमेनिंग मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट, या ये सबको क्लियर है? वेरी गुड बच्चों। अब ये जो वाई वाली हमने जो लिखा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम से लिखा, लेकिन हमें वो हमने नहीं पढ़ा भी चैप्टर, इसलिए जो हमने बताया कि जो भी रिएक्टेंट है उसका जो कॉफिशिएंट है वो y के साथ लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट y के साथ लिखिएगा। बस रिएक्टेंट इनिशियल में से माइनस करके लिखेंगे, प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, जिससे और अच्छे से ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। अब बच्चों यहां आप देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम O2, और हमें बोला है बच्चों फिर से मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, और एक्सिस रिएजेंट का मास पूछा है। तो बच्चों एक्सिस रिएजेंट का पूछे तो हम डायरेक्ट वाई वाले जो हमने मेथड पढ़ा उससे करिए, सबके आंसर आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें, और बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, सुहानी सुल्ताना तुम्हें बोला था बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। लास्ट क्लास वाला लेक्चर रिवाइज करो। अब यहां पर रिएक्शन में जो बच्चों हमें बोला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आप सबको पता है बच्चों कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो H2O प्रोड्यूस होता है, और क्वेश्चन ने खुद ने भी लिखा है H2O प्रोड्यूस्ड। अब यहां पर बच्चों इसको बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, तो बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। और बच्चों ये 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O जो है, इसको हम बच्चे यहां पर H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O भी लिख कर सकते थे। तो इससे ये मत सोचिएगा कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O भी लिख सकते हैं। और बच्चों आपको अभी बस समझिए, ध्यान से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, PDF हम आपको सब मिलेगी लास्ट में। अब यहां पर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब यहां पर देखे बच्चों हमें मास गिवन है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का भी मास गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले मेथड वही, जो भी मास है उसको मोल में बदलो, और हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का सम ऑफ एटॉमिक मास इज 2, तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के क्वेश्चन में गिवन है 3 मोल्स। इसी तरह से O2 का मास गिवन है 64, बच्चों O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा इसके 2 मोल, और 2 मोल 3 मोल। अब यहां दोनों रिएक्टेंट के गिवन है तो X वाली शॉर्ट ट्रिक से लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट चेक करोगे तो बच्चों हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 2, तो X की वैल्यू हाइड्रोजन की 1.5 आई, जबकि ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट 1, उसके लिए वैल्यू 2 आई। और बच्चों जिसके लिए लीस्ट वैल्यू आई वो 1.5, मतलब बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन, और एक्सिस रिएजेंट हो गया ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन, एक्सिस रिएजेंट ऑक्सीजन। अब यहां बच्चों इनिशियल, अब इसको y की टर्म में लिखें क्योंकि प्रोडक्ट का भी लाना है, तो यहां पर इनिशियली हमें हाइड्रोजन के 3 मोल गिवन है बच्चों, हाइड्रोजन के 3 मोल गिवन है, ऑक्सीजन के 2 मोल गिवन है, इनिशियली प्रोडक्ट 0। अब यहां बच्चों हम इसको y की टर्म में लिखें तो 3 माइनस, अब मुझे बताइए बच्चों यहां हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 1 या 2 है, इसलिए
3 माइनस वाई लिखूंगा या 2y, क्योंकि 2y हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट, मैंने बोला जो कॉफिशिएंट रिएक्टेंट का हो वह y के साथ लिखोगे। अच्छा, ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट 1 है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 2 माइनस वाई। बट बताएं H2O का भी 2 है, इसलिए उसको भी क्या लिखेंगे 2y मोल। अब ये y की वैल्यू आएगी वो हम ला सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से, क्योंकि वही हमेशा 0 होंगे मोल, और हाइड्रोजन के मोल हमारे अकॉर्डिंग 3 माइनस 2y हैं। और सॉल्व करके लाएंगे तो बच्चों यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 मोल, और ये 3/2 मोल पुट कर दो बच्चों, सबके मोल रिमेनिंग एक्सिस प्रोड्यूस एक साथ आ जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, सबने सही करा है। तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे बच्चों 2 माइनस 3/2, तो मोल आ गए हाफ मोल O2, और मोल आ गए तो बच्चों इसी को मास में बदल सकते हो। 1 मोल का मास, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32, तो मास आ गया रिमेनिंग ऑक्सीजन का 16 ग्राम। वेरी गुड बच्चों। पलक बेटा, हाइड्रोजन का 3 मोल कैसे निकाला? बोला है नंबर ऑफ मोल्स मास बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है। H2O के लिए लाएंगे तो 2 इंटू 3/2 मोल, और सॉल्व करोगे तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी H2O के 3 मोल, और मास पूछा है तो बच्चों इसी में 3 इंटू 18 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो आंसर 54 ग्राम H2O। तो बच्चों आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर Y वाले मेथड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मासेस एक साथ आ जाते हैं। तो ये सिंपल मेथड है बच्चों, बिल्कुल इजी सा, इसमें अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और सबने मैक्सिमम। वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, बहुत मजा आ रहा है मुझे भी बताने में, आपको भी मजा आ रहा है, ये सबको क्लियर है। अच्छा बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन में वर्बली एक चेंज करूं आपसे, वर्बली ध्यान से सुनिएगा बच्चों क्वेश्चन। बच्चों अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन के मास की जगह, हाइड्रोजन के मास की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देता, तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दूं तो सॉल्व कर सकते थे बच्चों, कर सकते थे। क्यों? क्योंकि बताइए यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na करके मोल ला सकते थे, उससे फिर X ला सकते थे बच्चों, ये क्लियर है। अब इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, थ्योरी में पढ़ा, आपको कितना याद है वो अभी इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा मुझे। सबने सही बताया बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल कैसे लाएंगे? शाकिर बेटा आपको पीडीएफ मिलेगी इन सब क्वेश्चंस की, परेशान मत होइए, क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। फिर आप जो लेक्चर है और जो पीडीएफ मिलेगी उनको देखकर नोट्स बनाइएगा। अभी बस जो मैं बोलूं वो ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब बच्चों यहां पर ऋतिक बेटा वेरी गुड, सही बोला तुमने। यहां पर बच्चों देखिए 100 मिलीलीटर नाइट्रोजन मिक्स्ड विद 700 मिलीलीटर हाइड्रोजन, और बोला है सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बच्चों यहां पर हमें इक्वेशन खुद को लिखनी है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन बहुत कॉमन है, और हमें सबको पता है कि इससे अमोनिया प्रोड्यूस होती है। और बच्चों आप देखेंगे यहां पर अभी तक हमने क्वेश्चंस में जो किया वो क्वेश्चंस थे मास या मोल वाले, लेकिन बच्चों यहां पर देखिए ये मास या मोल है या वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। और 100 मिलीलीटर नाइट्रोजन, 700 मिलीलीटर हाइड्रोजन, और हमसे सबके वॉल्यूम ही पूछे हैं, वॉल्यूम ही पूछे हैं। तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, यहां पर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ही लाने हैं। तो मुझे एक चीज बताइए बच्चों, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम लाने हैं, तो
यहां पर हमने बोला था, फिर से मैं अब एक बार और बोल रहा हूं बच्चों, फिर से ध्यान से सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, कि जब भी क्वेश्चन में गैस का वॉल्यूम गिवन हो, गैस का ही लाना हो, सबसे पहले फिजिकल स्टेट चेक कीजिएगा। और फिजिकल स्टेट आप देखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन जिसका वॉल्यूम गिवन है वो भी गैस, हाइड्रोजन जिसका गिवन है वो भी गैस, अमोनिया जिसका गिवन है वो भी गैस है वो भी गैस है। तो बच्चों यहां पर गैस का वॉल्यूम गिवन है, गैस का लाना है, और प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमने बच्चों पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब बच्चों हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया, बहुत मजा आ रहा है बच्चों, इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए बस। अब लेकिन बच्चों यहां पर पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा, और वॉल्यूम को ही हम एक्स वाली शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट 1, नाइट्रोजन के लिए एक्स लाएंगे बच्चों 100, लेकिन हाइड्रोजन के लिए एक्स लाएंगे तो 700 अपॉन उसका कॉफिशिएंट 3 डिवाइड करेंगे तो बच्चों 233.33 समथिंग आएगा। और बच्चों 100 जो है वो मिनिमम वैल्यू है नाइट्रोजन के लिए, इसलिए बच्चों में पता चल गया नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। तो बच्चों ये क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। वेरी गुड, सबने सही बता दिया मेरे करने के पहले बच्चों, ये बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे बहुत सारे बता रहे हैं। अब यहां पर बच्चों यहां देखिएगा, अगर ये 100 है तो इसको y की टर्म में लिखूंगा तो नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट 1 इसलिए 100 माइनस y, लेकिन हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 3 है इसलिए 700 माइनस 3y, और अमोनिया का 2 है इसलिए 2y। लेकिन बच्चों ये मोल होंगे या मिलीलीटर, मिलीलीटर, क्योंकि ये सब वॉल्यूम है। और y की वैल्यू लाने के लिए नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट को ही यूज करेंगे, और नाइट्रोजन का वॉल्यूम 100 माइनस y, तो y वैल्यू बच्चों हो गई 100 मिलीलीटर, और 100 मिलीलीटर यहां वैल्यू पुट कर दें बच्चों हम तो ये 0, हाइड्रोजन का 400 मिलीलीटर बचेगा, और अमोनिया का 200 मिलीलीटर प्रोड्यूस होगा, अमोनिया का 200 मिलीलीटर प्रोड्यूस होगा। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया यहां पर। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन की ये जो लिखा है बेटा बच्चों, बहुत वेरी गुड, सबने सही लिखा है, सही करा है, ये समझ में आया बच्चों सबको ये। अच्छा मैं बच्चों आपसे इसमें एक चेंज कर रहा हूं वर्ड्स में, क्वेश्चन जो मैंने पूछा है लास्ट में बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा है लास्ट में, इसको मैं वर्ड्स में चेंज कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिएगा बेटा कि मैंने क्या बोल रहा हूं, कि बोलूंगा मैं क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन का रिमेनिंग वॉल्यूम ना पूछना हो, तो मैं पूछूंगा क्वेश्चन में फाइंड, यही क्वेश्चन लिखूंगा, 100 मिलीलीटर नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद 700 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, और क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर द रिएक्शन इन द मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन। तो भी बच्चों आपको यही दोनों आंसर बताने थे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर द रिएक्शन इन द मिक्सचर भी हाइड्रोजन अमोनिया का ही बताना है। तो बच्चों ये क्लियर है बच्चों। श्रेया मौर्य बेटा, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हुआ, क्योंकि उसके लिए एक्स की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से जो हम लाए वो कम है, और जिसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू कम आए, एक्स की वैल्यू, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो बच्चों ये क्लियर सबको, ये 200 मिलीलीटर कैसे लाए, क्योंकि y की वैल्यू 100 रखी तो 2 इंटू 100 बच्चों 200 मिलीलीटर आंसर आ गया। वेरी गुड बच्चों, आमिर, अभिजीत, सबका सही है बच्चों ये, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए, यहां तक बच्चों हमने क्वेश्चन किए लिमिटिंग रिएजेंट के, तो ध्यान सुन लिए बच्चों, मैंने अभी तक आपको केमिकल रिएक्शन में 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स करवाए, एक विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन
दूसरा विद लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बच्चों थर्ड पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल के क्वेश्चन। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल के क्वेश्चन। और एक चीज ध्यान सुनिएगा बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होंगे ये। अब हम इनको कैसे करेंगे बच्चों, तो पहले उसका मीनिंग समझिए। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। और बच्चों ये जो सैंपल हम बोलते हैं ये होता है एक्चुअल में रिएक्टेंट। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल या रिएक्टेंट। अब ये जो है परसेंटेज प्योरिटी या सैंपल या रिएक्टेंट, ये हम इसका मतलब क्या है, अब यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चों। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब होता है कि, ध्यान सुन लिए बच्चों, कि जो रिएक्टेंट है उसमें कितना पार्ट प्योर है, कितना इम्प्योर है। जैसे मैं बच्चों आपको बोलूं 5 ग्राम सैंपल है, अज्यूम कर रहा हूं बच्चों समझाने के लिए, 5 ग्राम सैंपल है, इसमें 3 ग्राम प्योर पार्ट है इसका, तो बच्चों बचा हुआ 2 ग्राम क्या होंगी, इम्प्योरिटीज। 2 ग्राम होगी इम्प्योरिटीज। मतलब बच्चों आपको सबको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से प्योर पार्ट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इम्प्योरिटीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूंगा 5 ग्राम सैंपल रिएक्शन करता है बच्चों, तो एक्चुअल में रिएक्शन करता कितना है, 3 ग्राम ही, क्योंकि इसमें 2 ग्राम जो है वो इम्प्योरिटीज हैं। तो अब ये कितना परसेंट प्योर है सैंपल, कितना परसेंट प्योर है, तो बच्चों कितना परसेंट प्योर है उसको लाने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं डायरेक्ट। बच्चों आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 5 ग्राम में 3 ग्राम प्योर है तो 1 ग्राम में 3/5 प्योर, तो परसेंटेज 100 में होती है, तो 3/5 इंटू 100। मतलब बच्चों यहां पर जो है, यहां पर अब ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, इसका मतलब है बच्चों कितना पार्ट प्योर है टोटल सैंपल में से। तो वो हम लाते हैं बच्चों यहां पर मास ऑफ, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, फॉर्मूला यही हमें डायरेक्ट यूज करना है, मास ऑफ प्योर सैंपल या प्योर रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, मास ऑफ प्योर सैंपल अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। बच्चों प्योर सैंपल का मतलब है प्योर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम बच्चों, प्योर सैंपल का मतलब है बच्चों प्योर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम। और मास ऑफ इम्प्योर सैंपल बच्चों जो 5 ग्राम था इम्प्योर सैंपल। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मास ऑफ प्योर सैंपल अपॉन या प्योर रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। अब बच्चों ये जो ध्यान से देखिएगा कि परसेंटेज प्योरिटी, ये जब भी क्वेश्चन हो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना। लेकिन अब फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे उसके लिए मैं इनके साथ कुछ चीज लिख रहा हूं बच्चों, वो समझिएगा। अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो अभी वो फिर अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से देखें। तो बच्चों इम्प्योर सैंपल का मतलब है कि मास ऑफ सैंपल या रिएक्टेंट, मास ऑफ सैंपल या रिएक्टेंट which is given or asked in the question, which is given or asked in the question। मतलब जो क्वेश्चन में given हो या asked हो उसको हम बोलेंगे बच्चों मास ऑफ
इम्प्योर सैंपल, मास ऑफ सैंपल या रिएक्टेंट गिवन और आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अभी बच्चों नंदिता सेन बेटा मैंने अभी बोला है थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी मैं जो लिख रहा हूं वो क्वेश्चन से बताऊंगा, ध्यान से देखिए बच्चों, कोई परेशान मत होइए। परसेंटेज प्योरिटी का मास ऑफ इम्प्योर सैंपल का मतलब मास ऑफ सैंपल या रिएक्टेंट विच इज गिवन और आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन, ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उससे जो हम फाइंड करेंगे वो प्योर का होगा, और जो सैंपल का मास गिवन या आस्क्ड होगा वो होगा इम्प्योर सैंपल का मास। अब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बच्चों जिससे आपको क्लियर होगा इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। एक बार इसको देख लीजिए बच्चों ध्यान से। दीपेंद्र बेटा टेस्ट सिलेबस में लास्ट क्लास में बता चुका हूं, सब बच्चों को पता है, बार बार आप मैसेज करोगे कि नहीं देख रहा मैं, तो बेटा लास्ट क्लास में बताया था, फिर भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, जब ये चैप्टर हमारा लेक्चर हमारा कंप्लीट होने वाला होगा तब मैं बता दूंगा। अभी आपको थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो, वरना एक काम की चीज रह जाएगी आपके। और इसका आप देखिएगा बच्चों, ये परसेंटेज प्योरिटी वाला जो क्वेश्चन है, आपको जो मॉड्यूल की थर्ड एक्सरसाइज है उसमें इसके लास्ट 10 ईयर्स में 2015 से 3 क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के, इसलिए ध्यान से देखिए। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर होगा यहां से। अब बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, चाहे आप पहले इन क्वेश्चंस को कैसे भी करते हो, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझिए। अब बच्चों आप इसमें क्वेश्चन में खुद पढ़िए, आपको पता चल जाएगा टॉपिक है या नहीं। बच्चों परसेंटेज प्योरिटी का देखिए लिखा है लास्ट में, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल, और बच्चों आपको देखिए 20 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिवन है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन होता है। और बच्चों डीकंपोजिशन होने का मतलब है कि हमें इसकी इक्वेशन खुद को लिखनी है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट डीकंपोज जब होता है तो सबको पता है बच्चों MgO प्रोड्यूस होता है और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा बच्चों मैं, तो पहले वापस से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं एक बार। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला देखिए बच्चों, ये कि मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, और ध्यान से देखिएगा बच्चों इम्प्योर सैंपल का मतलब क्या है मास का, कि मास ऑफ सैंपल जो क्वेश्चन में गिवन या फाइंड करवाए, क्वेश्चन में गिवन या फाइंड करवाए। और आप देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सैंपल का मास गिवन है 20 ग्राम सैंपल ऑफ रिएक्टेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो डायरेक्ट पहले ये फॉर्मूला लिखिएगा, और ये जो मैंने साथ में लिखी हैं चीजें इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़िएगा। 100% बोल रहा हूं सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। और अब यहां देखिए बच्चों आप, हमें 20 ग्राम सैंपल गिवन है तो हमें परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। और बच्चों इम्प्योर सैंपल का मतलब जो मास सैंपल या रिएक्टेंट का गिवन या आस्क्ड इन द क्वेश्चन है, और वो है बच्चों 20 ग्राम, और परसेंटेज कोई सा भी हो लास्ट में इंटू 100 करते हो। तो बच्चों यहां से ये जो है बच्चों हमें पता चल गया कि मास ऑफ प्योर सैंपल अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा परसेंटेज प्योरिटी का आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी का आंसर लाने के लिए बच्चों हमें उसने क्वेश्चन में दिया प्योर रिएक्टेंट का मास लाने के लिए 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास। अब बच्चों अभी मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं,
अभी मैं आपको बोलूं बच्चों, आप ये प्योरिटी वाला पार्ट भूल जाओ, थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ एक बार, और ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, बाकी सब आ जाएंगे आपको। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखिए बस एक बार, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का 8 ग्राम गिवन है। अभी ये प्योरिटी वाला क्वेश्चन भूल जाए थोड़ी सी देर के लिए। अब मैं आपसे पूछूं खाली मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना मास रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बच्चों आप देखेंगे अब अकेले रिएक्टेंट का मास लाना है 8 ग्राम प्रोडक्ट से। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए हमने। अब प्रोडक्ट का मास है तो इसको मोल में बदल सकते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट सबको पता है 24, ऑक्सीजन का 16, तो मॉलिक्यूलर वेट 40। तो बच्चों 1/5 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के 0.2 मोल है। क्वेश्चन में 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलूं या 0.2 मोल बोलूं, बात एक ही है। अब यहां पर हमें लाना है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक से ही कर सकते हैं। जिसका लाना है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल 0.2 अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल लाने हैं तो MgCO3 के मोल अपॉन उसका कोफिशिएंट 1। तो बच्चों यहां से मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल हमें मिल गए 0.2 मोल। और बच्चों हमें लेकिन मास चाहिए ना प्योर रिएक्टेंट का, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों 0.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम का 24 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो गया बच्चों 84 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का। सॉल्व करेंगे तो 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल गया बच्चों। और ये 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मिला बच्चों, ये हम किससे लाए, बैलेंस्ड इक्वेशन से। और अभी हमने बोला था बच्चों यहां जो मैंने लिखा है, अब दोबारा देखिए, जिनको भी जरा भी कंफ्यूजन है ध्यान से देखिए फिर से बच्चों। जो क्वेश्चन में गिवन सैंपल होता है वो हमेशा इम्प्योर का मास होता है, और जो हम लाते हैं बच्चों प्योर वाला हमेशा हम ही लाएंगे, ये होता है मास ऑफ रिएक्टेंट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन। और बच्चों ये जो मास हम लाए मैग्नीशियम कार्बोनेट का मैग्नीशियम ऑक्साइड की हेल्प से, वो आया बैलेंस्ड इक्वेशन से। तो बच्चों ये जो मास है ये प्योर रिएक्टेंट का हो गया। और बच्चों प्योर रिएक्टेंट का मास मिल गया हमें 16.8 ग्राम। सैंपल इम्प्योर का दिया था 20 पर ग्राम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 84%। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है। तो एक बार मैं वापस बोल रहा हूं बच्चों, ये एक क्वेश्चन मुझे समझाना था अच्छे से, बाकी सब अब इजी से होंगे। कि सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वैल्यू गिवन ही क्यों ना होती, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखें। और जो ये साथ में लिखवा है बच्चों, इनको जरूर ढंग से यूज कीजिएगा कि जो रिएक्टेंट सैंपल का मास गिवन या कैलकुलेट भी करवाए वो होता है इम्प्योर का हमेशा, और जो बैलेंस्ड इक्वेशन से हम लाएंगे हर बार वो होगा प्योर का। तो बच्चों उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा क्वेश्चन में, लेकिन फिर बोल रहा हूं बच्चों प्योरिटी वर्ड लिखे या प्योर वर्ड लिख दे 80%, 90%, 50%, 20% प्योर, तो वो बच्चों हमेशा प्योरिटी वाला क्वेश्चन होना है। और वो लिखे तो मतलब वो क्या है बच्चों, और ये ध्यान रखिएगा ये जो 16.8 बैलेंस्ड इक्वेशन से हम लाए, ये हम ही लाएंगे हर बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। नंदिता बेटा, मैंने यहां पर तुमसे क्वेश्चन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का डाटा दिया है, तो मैं CO2 को ये थोड़ा बोला मैंने कि वो इम्प्योर है, उसने जिसके लिए पूछा है हमेशा। और ईशा गुप्ता बेटा हमेशा इम्प्योर रिएक्टेंट का ही होगा। अब ये क्वेश्चन अभी मैं चेंज करूंगा, अभी पहले से आगे के क्वेश्चंस मत पूछिए, क्वेश्चन से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए बच्चों। आप ये
अब बच्चों यहां पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में लिखा है 95% प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब बच्चों इससे क्या पता चला कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 100% प्योर नहीं है। अब के हमें उसने बता दिया कि वो कितना परसेंट प्योर है, 95%, जो कि रिएक्शन करता है इतने HCl से, और हमें इक्वेशन लिख कर दी है। तो हमें पूछा है इसके ये 95% तो प्योर है, तो इंप्योरिटीज के साथ इसका टोटल मास कितना है इंप्योर सैंपल का। तो बच्चों इसके लिए फिर से वही मैंने आपको बोला था, जब भी परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, और परसेंटेज प्योरिटी हमें दी है तो बच्चों परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूले में 95 लिख दूंगा बच्चों परसेंटेज प्योरिटी की जगह। और हमने बोला था बच्चों इस क्वेश्चन फॉर्मूले में देखिए ध्यान से, जो भी क्वेश्चन में इंप्योर मास रिएक्टेंट का कैलकुलेट करवाएगा, मतलब आस्क्ड या गिवन होगा इन द क्वेश्चन, तो वो हमेशा इंप्योर का होगा। प्योर वाला तो हम ही लाएंगे बैलेंस्ड इक्वेशन से। अब बच्चों यहां देखिए 95% प्योरिटी रख दिया, इंप्योर सैंपल का मास हमें लाना है, तो W इंप्योर हम लाएंगे इनटू 100 करेंगे, तो बच्चों हमें पता चल गया फिर से बैलेंस्ड इक्वेशन से ही लाएंगे। और इंप्योर हमेशा बच्चों रिएक्टेंट होता है, उससे प्रोडक्ट जो बनता है वो हमेशा प्योर वाला बनता है। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों प्योर वाला लाऊं कैसे, तो यहां आप देखिएगा बच्चों अब के CaCO3 बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना रिएक्शन करेगा HCl से, उसके लिए पहले इसको मोल में बदलें बच्चों हम, और HCl के मोल में बदलने के लिए बच्चों यहां आप देखिए मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दिया है। और हमने पढ़ा है बच्चों मोलैरिटी जो होती है वो मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होती है। तो बच्चों यहां मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अंजलि बेटा यहां पर मैंने आपको बोला जिसका लिखे वो इंप्योर है उसी को इंप्योर मानेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों जिनके भी कंफ्यूजन है, अगर दोनों रिएक्टेंट के लिए बोले तो जिस रिएक्टेंट के लिए बोला है प्योरिटी वर्ड उसी को इंप्योर मानेंगे, दूसरे को 100% प्योर मानेंगे। इसलिए यहां पूरे की रिएक्शन होगी HCl की, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने। अब मोलैरिटी N/V, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर हम करेंगे बच्चों, और मोल ऑफ HCl लाएंगे तो उसके मोलैरिटी है 0.5, वॉल्यूम 50 मिलीलीटर अपॉन 1000। सॉल्व करेंगे तो बच्चों HCl के मोल आ जाएंगे क्वेश्चन में 0.025 मोल HCl, 0.025 मोल HCl। अब बच्चों ये जो 0.025 मोल HCl हैं इनसे कितना मास CaCO3 का रिएक्शन करेगा वो हमें लाना है। पहले प्रोडक्ट वाले से लाए थे अब रिएक्टेंट का मास, अब के रिएक्टेंट से ही रिएक्टेंट का मास लाएंगे, लेकिन जिसके लिए लिखा है प्योरिटी वर्ड उसी को इंप्योर मानेंगे, दूसरे को 100% प्योर। अब तो बच्चों इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, HCl के मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 2, CaCO3 के मोल लाने हैं अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 1। सॉल्व करेंगे बच्चों तो CaCO3 के मोल आ जाएंगे यहां से हाफ इंटू 0.025, लेकिन हमें मोल नहीं चाहिए, इसका मास चाहिए, तो बच्चों इसको इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दें, और CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम। सॉल्व करेंगे बच्चों वैल्यू आ जाएगी 1.25 ग्राम CaCO3, जो कि फिर हम लाए बैलेंस्ड इक्वेशन से। और बच्चों जो बैलेंस्ड इक्वेशन से लाते हैं वो प्योर रिएक्टेंट का होता है मास। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 1.31 ग्राम सैंपल का मास था टोटल, उसमें से 95% प्योर था। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो प्योर पार्ट होता है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए प्रोडक्ट हमेशा प्योर ही बनेंगे, कभी भी वो इम्प्योर नहीं बनते।
ये क्लियर बच्चों? आमिर बेटा वेरी गुड, सही है सबका। पलक, दानिश, सत्या का बेटा उल्टा आ गया, उन्होंने 95% ले लिया 1.25 का। ये क्लियर है बच्चों सबको? आपको ये अच्छा, इसमें एक ध्यान से आपने एक चीज पर नोटिस किया हो बच्चों कि जो इम्प्योर सैंपल होता है उसका मास हमेशा प्योर वालों से ज्यादा होता है, प्योर वालों से ज्यादा होता है। पहले वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं बच्चों आप, प्योर पार्ट आया था 16.8 जबकि इम्प्योर था 20 ग्राम सैंपल। तो ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप कि जो इम्प्योर वाला मास होता है वो प्योर से हमेशा ज्यादा होता है। दोनों में देखिएगा बच्चों, इम्प्योर ज्यादा है, प्योर कम है, तभी तो प्योरिटी का क्वेश्चन पूछा हमने बच्चों। तो ये चीज क्लियर है सबको बच्चों? ये अब इसी का एक और, वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आ रहा है ये, वेरी गुड, ऐसे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और ये जो क्वेश्चन है यहां पर बच्चों इम्प्योरिटी वाला, विश्वजीत बेटा एक बार और बोल रहा हूं मैं आपको, ये फॉर्मूला जो लिखा है हमने इसको ढंग से यूज कीजिए बस बच्चों। ये फॉर्मूला आपने जो मैंने लिखा है साथ में ये, इनको बस ढंग से यूज कीजिए। और हम यहां पर देखिए बच्चों, प्योर वाला हमेशा हम ही फाइंड करते हैं, प्योर वाला कभी आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। प्योर सैंपल का मास हमें ही लाना होता है बाय बैलेंस्ड इक्वेशन। इम्प्योर वाला या तो हमें क्वेश्चन में खुद लिख कर देगा या जो फाइंड करवाएगा। और अब वापस बोल रहा हूं बच्चों आपको, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था इसमें इम्प्योर का मास दिया था, जबकि दूसरे में इम्प्योर का मास हम लाए। अब मैं इसी का थर्ड चेंज कर रहा हूं बच्चों, थर्ड चेंज। महक बेटा बिल्कुल वेरी गुड, जिसका इम्प्योर होगा वही प्योर वाला पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम, अब इन्हीं को हम थोड़ा सा चेंज करें हम। वैष्णवी बेटा इम्प्योर को क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि सैंपल में 95% प्योर है, तो वो पूरा इम्प्योर सैंपल का मास कितना था इसलिए हम लाए। और प्योर नहीं पूछा है बच्चों, प्योर का तो 95% है सैंपल, मतलब अगर 100 ग्राम सैंपल था तो उसमें से 95 ग्राम ही प्योर था, तो हमें पूरे सैंपल का मास पूछा है बच्चों है इसलिए। और 95 जो गिवन है बच्चों वो है प्योरिटी। 95% प्योर का मतलब जो टोटल मास था उसमें से 95% ही प्योर है। पीयूष बेटा गुस्सा मत हो, सही बता रहे हैं, पीयूष गुस्सा हो गया कि मैं सबसे पहले आंसर बताता हूं बट फिर भी वो नहीं बता रहा, तो बेटा गुस्सा मत हो, वेरी गुड, इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा, डॉक्टर बनोगे, हमें भी अच्छा लगेगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया ये वाला करिए। और फिर भी मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये जो है इम्प्योर का मास कैसे लाना है यही मैंने लिखवाया था बच्चों फॉर्मूले में, कि जो रिएक्टेंट या सैंपल का मास फाइंड करना हो वही इम्प्योर होता है। फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया उसके साथ में जो लिखा मास ऑफ प्योर इम्प्योर सैंपल के, उसको पढ़िएगा बच्चों, इससे इजी हो ही नहीं सकता। अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसी क्वेश्चन का। आयुष्मान बेटा करेक्ट है, हर्षवर्धन वेरी गुड, आलोक बेटा तुम्हारा भी सही है, गुस्सा मत हो। अब यहां पर फाइंड द मास ऑफ लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, मतलब बच्चों आपके प्रोडक्ट का मास पूछा है, लेकिन लिखा क्या है बच्चों, पढ़िए फिर से, 200 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन, मतलब बच्चों ये जो पूरा लाइमस्टोन का सैंपल है वो 200 ग्राम 100% प्योर नहीं है, वो है 95% ही प्योर। और बच्चों जितना परसेंट प्योर बोलता है वही प्योरिटी होती है क्वेश्चन में। अब बच्चों आप देख सकते हैं फिर से प्योरिटी हमें गिवन है, तो मैं फॉर्मूले में प्योरिटी की जगह 90 रखूंगा, और जो सैंपल का मास क्वेश्चन में गिवन होता है वही
इम्प्योर का होता है तो बच्चों वो भी हमें पता है। अब बच्चों आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100, बच्चों आपको पीओटी 90% पता है, 200 ग्राम सैंपल पता है, तो यहां पर डायरेक्ट बच्चों प्योर वाला कैल्शियम कार्बोनेट हमें फॉर्मूले से ही मिल जाएगा, फॉर्मूले से ही मिल जाएगा। अब बच्चों प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास 200 ग्राम इंटू 90/100 सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगी वैल्यू 180 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। मतलब बच्चों आप देख सकते हैं 200 ग्राम पूरा सैंपल था, उसमें से 180 ग्राम ही प्योर निकला, मतलब 20 ग्राम तो कचरा है, मतलब इंप्योरिटीज हैं। और इंप्योरिटीज कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट नहीं बनाती। अब यहां पर CaCO3 से कितना प्रोडक्ट बनेगा वो हमसे पूछा है। इसकी इक्वेशन सबको आती ही है बच्चों, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। लेकिन बच्चों हमें मास नहीं चाहिए, या कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है, हमें चाहिए लाइम का मास। लेकिन बच्चों पहले हमें इस मास को मोल में बदलना पड़ेगा, और मोल में बदलेंगे तो 180 बाय मॉलिक्यूलर वेट, CaCO3 के मोल हो गए 1/8। और अब तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, 1/8 अपॉन कॉफिशिएंट CaCO3 का 1, इसके मोल लाने हैं तो CaO अपॉन 1, तो बच्चों CaO के मोल आ गए 1.8 मोल। लेकिन हमें चाहिए मास, तो मास चाहिए तो बच्चों इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर दें, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 56, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया, बहुत अच्छा बच्चों, इसी तरह से करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों लाइमस्टोन या प्योरिटी वाले क्वेश्चन जो हैं इनको भी अच्छे से कर सकते हो। और प्योरिटी का मतलब बच्चों हिंदी मीडियम के लिए बोल रहा हूं, शुद्धता, कि जो सैंपल मतलब नमूना कितना % शुद्ध है वो हमने यहां ज्ञात करा, और अशुद्धियां कितनी थी वो इम्प्योरिटीज होती हैं। प्योर का मतलब शुद्धता, इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धता। वेरी गुड बच्चों, सबने सही किया, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। इसी तरह से तो बच्चों जितने भी मैं परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चंस में चेंज कर सकता हूं सब मैंने बता दिया आपको बच्चों। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस मैंने बताए बच्चों इनको रिवाइज कीजिएगा, और जो मैंने फॉर्मूला लिखा इसको मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये जो फॉर्मूला है इसको बस अच्छे से कीजिएगा यूज। और ये जो साथ में लिखा है बच्चों बस कि प्योर रिएक्टेंट का मास हमेशा हम खुद फाइंड करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन, वो होता है प्योर का। इम्प्योर का या सैंपल का हमें या तो देगा या खुद लाएंगे। और तीनों क्वेश्चन में बच्चों यहां पर हमने बैलेंस्ड इक्वेशन से जो लाए वही प्योर था बच्चों। ये क्लियर है, ये मीनिंग क्लियर है बच्चों, सबको ये समझ में आया। अब ये तो हमने बोला बच्चों कि परसेंटेज प्योरिटी या स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चंस। अब बच्चों मॉड्यूल में आपको क्वेश्चंस इसके करने हैं, जितना हमने ये पढ़ लिया बच्चों इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1 में आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 62, क्वेश्चन नंबर 1 to 62। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब यहां पर मैं सुन लीजिए बच्चों, टेस्ट का सिलेबस पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। टेस्ट का सिलेबस है जो हमने यहां तक पढ़ा, यहां तक आएगा। अब ये तो हमने पढ़ा बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। अब बच्चों ध्यान सुन लिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोलूं मैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोलूं कि मोल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में 3 टाइप का पढ़ते हैं। हमने अप टू एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट फॉर अ सिंगल सब्सटेंस। सेकंड हमने पढ़ा बच्चों मोल कॉन्सेप्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पार्ट जो एनसीईआरटी में होगा बच्चों वो हमारा है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस, जो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स में।
तो जब तक मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स ना बताऊं बच्चों, तब तक उसको मत सोचिएगा। अब यहां पर बच्चों ये जो हमने पढ़ा ये चीज क्लियर बच्चों, और ये जो मैं बोल रहा हूं आपको एक्सरसाइज 1 और इसके अलावा आप एक्सरसाइज 2 एंड 3 पूरी कर सकते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2 और 3 भी पूरी कर सकते हैं, बट फर्स्ट में 1 to 62 तक करना है। और यहां पर चीज बच्चों जो हमने ये पढ़ा सारा, अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो बच्चों है, और बच्चों टेस्ट का सिलेबस एक बार वापस बोल रहा हूं, टेस्ट का सिलेबस है बच्चों अप टू स्टाइकोमेट्री तक आएगा। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट लॉज जो हैं बच्चों वो हम यहां पर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से कई लॉज हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं उनके लिए। अब कैसे पढ़ चुके हैं या यूज कैसे कर चुके हैं तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों 1 by 1। अब इसमें फर्स्ट लॉ जो है, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं सच में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बच्चों मैं आप सबसे पूछा, सबको आता है, बताते जाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या है बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिंपल सा मीनिंग है बच्चों कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। चेंजेस टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट बच्चों इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या फिजिकल चेंज होता है तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन होता है बच्चों। टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। अब बच्चों ये टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, इसका मतलब बच्चों बिफोर रिएक्शन का मतलब है सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, और मास आफ्टर रिएक्शन का मतलब है बच्चों टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। अब बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा हूं बच्चों, मुझे बताइए, सबसे पूछा हूं लास्ट क्लास में स्टाइकोमेट्री जब हमने स्टार्ट की थी तब मैंने ये बताया था। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखे फटाफट से कि अगर मैं आपसे 4 लॉज के नाम लिखूं और पूछूं इन चारों में से कौन से लॉ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर बेस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन से लॉ पर बेस्ड होती हैं, फटाफट बताइए बच्चों। सबको आता है, लास्ट क्लास में बताया था हमने। फटाफट से बताइए बच्चों जब तक मैं पानी पी लेता हूं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमने बोला था लास्ट क्लास में कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर बेस्ड अपॉन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी गुड बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तभी तो बच्चों हमने बोला था कि बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली हम मोल की टर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस की टर्म में लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिख सकते हैं, बट मास की टर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि मास की टर्म में कोफिशिएंट को लिख दिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाता है। बट बच्चों इसका एक्सेप्शन भी होती है, कोई रिएक्शन सबको आता है, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही लिख दिया कि कौन सी रिएक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बच्चों एक्सेप्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि बच्चों वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां मास चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये क्लियर सबको ये, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये ऑलरेडी हम जब पढ़ चुके हैं। तो सेकंड लॉ जो है बच्चों वो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। और बच्चों लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स जो है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बच्चों मैंने आपको बिना पढ़ाए हम इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और हमने अच्छे क्वेश्चंस में इसको यूज किया है। बच्चों हमने पढ़ा था कि रेशियो ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स, लास्ट क्लास में कंक्लूजन लिखा था बच्चों, रेशियो ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट को हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस की टर्म में लिख सकते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा था कि रेशियो ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बच्चों ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके। तो बच्चों ये जो हमने बोला था कि गैस का वॉल्यूम गिवन हो, गैस का लाना हो, वो होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, मतलब कोफिशिएंट्स को हम डायरेक्टली वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया। थर्ड लॉ बच्चों मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ हमने मोल कॉन्सेप्ट के साथ में लिखा था, बोला था बच्चों जहां पर मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल मुझे अच्छा करना है थोड़ा, तो मैं एवोगैड्रोस लॉ मिक्स करूंगा। और बच्चों स्टेटमेंट में वर्बली बोल रहा हूं, हम पढ़ चुके हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव, बच्चों बताइए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट नॉट नंबर ऑफ एटम्स। तो बच्चों नंबर ऑफ एटम्स ऑलवेज इक्वल होना जरूरी है क्या? नहीं है। तो एवोगैड्रोस लॉ हम पढ़ चुके बच्चों। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, या बच्चों इसी को बोल देते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ये हम यूज कर सकते हैं। अब बच्चों ये होता क्या है, तो ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये लॉ है क्या? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है क्या बच्चों? तो इसके अकॉर्डिंग अ प्योर कंपाउंड, अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज शो fixed ratio by mass, fixed ratio by mass of its elements, fixed ratio by mass of its elements, irrespective
ऑफ द सोर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स और मेथड by which it is obtained. By which it is obtained. तो बच्चों वापस बोल रहा हूं, a pure compound always show fixed ratio by mass of its elements irrespective of the source और मेथड बाय विच इट इज ऑब्टेन. जैसे बच्चों मैं एग्जांपल बोलूं, प्योर कंपाउंड सपोज है CO2. अब बच्चों इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है आपको दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन. अब बच्चों CO2 में 1 मोल कार्बन एटम यूज हो रहा है, तो इसका 1 मोल कार्बन का मास यूज हुआ 12 ग्राम. CO2 के 2 मोल एटम, तो 2 इंटू 16 एटॉमिक वेट इसका, तो कितने ग्राम यूज हुआ बच्चों, 32 ग्राम ऑक्सीजन. अब मैं आपसे बोलूं कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो लाएं, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो लाएं, तो बच्चों 12:32 हम करेंगे. तो बच्चों 4 से डिवाइड कर दें सबको, तो 3:8 आ जाएगा रेशियो. अब बच्चों ये लॉ का मीनिंग क्या है कि मैं CO2 को किसी भी रिएक्शन या सोर्स से ऑब्टेंड करूं, रेशियो ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हमेशा CO2 में 3:8 ही रहेगा. चाहे मैं इसको C+O2 गिव्स CO2 से बनाऊं या CaCO3 गिव्स CaO+CO2 इस रिएक्शन से बने. बच्चों किसी भी रिएक्शन से बने, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हमेशा 3:8 ही आएगा. बच्चों ये क्लियर है. इसकी जगह अगर मैं बोलूं बच्चों H2O, प्योर वाटर लेता हूं, तो बच्चों इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16 ग्राम यूज हुआ. तो बच्चों इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लाएंगे तो 1:8 आएगा. मतलब बच्चों 1:8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो आया. तो इसका मतलब है कि मैं चाहे इसको रेन वाटर लूं, टैप वाटर लूं, मतलब नल का पानी लूं, नदी का पानी लूं, बारिश का पानी लूं, तो बच्चों हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 1:8 ही आता है. तो बच्चों ये सिंपल सा लॉ है. हर बार आप देखेंगे बच्चों एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो फिक्स्ड आता है, मतलब डेफिनेट आता है, इसलिए कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन. बच्चों ये क्लियर है सबको ये. अब ये जो हमने बोला कि लॉ ऑफ डेफिनेट, हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है स्थिर अनुपात का नियम, नियत अनुपात का नियम. मतलब किसी यौगिक को किसी भी अभिक्रिया से प्राप्त करें तो हमेशा उसके अवयवी तत्वों का भार से अनुपात समान रहता है, कभी भी बदलता नहीं है. अब इसी में बच्चों मैं एक्सेप्शन आपको बोलूं बच्चों, ये लॉ कब फेल हो जाता है, कब फेल हो जाता है, तो ये ध्यान से देखिएगा बच्चों. एक्सेप्शन इसका कि इफ isotopes of an element are used in the formation of compound, in compound, तो ये लॉ फेल हो जाता है बच्चों. इफ isotopes of an element are used in the कंपाउंड, तो ये लॉ फेल हो जाता है. आइसोटॉप्स का मतलब है बच्चों, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं, समस्थानिक. अगर हम किसी एक तत्व के समस्थानिक लेंगे तो ये नियम फेल हो जाएगा. अब कैसे बच्चों आप देखिए, CO2 को मैं अगर एक बार कार्बन 12 से बनाऊं और एक बार कार्बन 14 से बनाऊं, तो बच्चों आप खुद देखिए, कार्बन 12 से बनाऊंगा तो 12:32, 12:32 बच्चों फिर आएगा रेशियो 3:8 ही. लेकिन बच्चों कार्बन 14
समस्थानिक या आइसोटॉप लूंगा तो फिर बच्चों यहाँ 14:32, तो बच्चों रेशो फिर 3:8 नहीं आएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर सेम एलिमेंट के हम आइसोटॉप समस्थानिक ले लेंगे तो फिर रेशियो बदल जाएगा कार्बन ऑक्सीजन का। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब बच्चों एक लॉ और है, वो है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस का मतलब क्या है बच्चों, कि जब भी व्हेन when two different elements combine together, when two different elements combine together to form more than one different compounds, then different masses of one element that combines with fixed mass of other element always bear a simple whole number ratio। तो बच्चों ये जो हमने लिखा टू डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर, अब इसको मैं भी एग्जाम्पल से समझा रहा हूं बच्चों। ये सिंपल सा लॉ है, कोई टफ नहीं है, इजी सा है, बस मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूं वो ध्यान से देखिए। अगर जैसे मैं बोलूं बच्चों नाइट्रोजन ऑक्सीजन, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एग्जाम्पल से समझिएगा बच्चों, स्टेटमेंट अपने आप याद होएगा। टू डिफरेंट एलिमेंट्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। आप देख सकते हैं बच्चों N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड्स, 5 कंपाउंड्स बनाए बच्चों इन्होंने। अब तो वन एलिमेंट, अब मैं आपसे सिंपल सा पूछूं इन दोनों के मासेस क्या हैं, तो बच्चों गुणित अनुपात का नियम, हिंदी वालों के लिए एक बार बोल रहा हूं, गुणित अनुपात का नियम, कि जब दो अलग अलग तत्व जुड़कर एक से ज्यादा प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक का निश्चित अनुपात दूसरे के भिन्न भिन्न अनुपातों से अभिक्रिया करता है। तो जो भिन्न भिन्न अनुपात होंगे उनका अनुपात हमेशा सरल पूर्णांक संख्या आएगी। अब बच्चों यहां पर देखिए नाइट्रोजन N2O, नाइट्रोजन का यहां एटॉमिक मास होता है 14, लेकिन 2 एटम है तो 28 ग्राम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बच्चों आप देखिए है 16 ग्राम। NO में देखिए बच्चों 14 ग्राम नाइट्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। N2O3 में देखिए बच्चों
28 ग्राम नाइट्रोजन, 2 एटम है इसलिए, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16 तो 48 ग्राम ऑक्सीजन। N2O4 में 28 ग्राम नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन इसलिए 64, 28 ग्राम नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन इसलिए 80 ग्राम। अब आप यहां देखिए बच्चों, ये आमिर बेटा जो मैं बता रहा हूं पहले वो समझो लॉ को, क्वेश्चन इसका कभी नहीं आने वाला एग्जाम में, ये खाली बस मैं रीडिंग लगवा रहा हूं, पूछने वाला कभी नहीं है इसके लिए, बस हमें पता होना चाहिए लॉ होता क्या है। अब यहां पर 28 ग्राम, अब आप देखिए बच्चों सब में आप देखिए बच्चों यहां पर ये 28 ग्राम नाइट्रोजन इन 4 में फिक्स है। बच्चों आप सेकंड में देखिए नाइट्रोजन 14 है, बराबर नहीं है। अच्छा बच्चों मैं आपसे बोलूं 14 ग्राम नाइट्रोजन करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन से, तो बच्चों 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से करेगा? तो बच्चों आप बता सकते हो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कंबाइन होगा। तो बच्चों आप इस सब में देख सकते हैं नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास है, सब में नाइट्रोजन का 28 ग्राम यूज हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का देखिए बच्चों सब में 16, सेकंड में 32, थर्ड में 48, फोर्थ में 64 और फिफ्थ में 80 ग्राम यूज हो रहा है। मतलब बच्चों सब में नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस कंबाइन हो रहे हैं। तो डिफरेंट मासेस आप देखिए बच्चों, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो देख सकते हैं बच्चों नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस कंबाइन हो रहे हैं, तो इनका सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा 1:3:4:5, 1:2:3:4:5 आएगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये तो ये लॉ सिंपल सा है। या इसी की जगह मैं आपको दूसरा एग्जांपल बोलूं बच्चों, एक CO एंड CO2। बट बच्चों इस लॉ की एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 एटम ही होने चाहिए अलग अलग, उन्हीं से कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनने चाहिए। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसमें फिर से कार्बन ऑक्सीजन 2 ही एटम हैं, लेकिन वो 2 कंपाउंड बना रहे हैं अलग अलग। और आप देख सकते हैं बच्चों कार्बन इसमें 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम यूज हुआ, इधर 12 ग्राम और कार्बन लेकिन ऑक्सीजन 32 ग्राम यूज हुआ। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन का फिक्स्ड मास जिससे ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस कंबाइन हुए, तो रेशियो उसका आया 1:2। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये अब अमन बेटा पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में है और खाली थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछता। अब बच्चों यहां पर ध्यान सुन लीजिए, मैं आपको जो बोल रहा हूं, ये जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, बच्चों सबको क्लियर है? ये समझ में आया? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस या सारे लॉज जो हैं बच्चों वो हमने पढ़ लिए। अब एक चीज सुनिए बच्चों ध्यान से, ये ध्यान सुन लीजिए बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं कि इस चैप्टर का हमने ये पार्ट पढ़ लिया, मोल कॉन्सेप्ट हमने सारा पढ़ लिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए। अब लेकिन एक चीज सुनिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तुल्यांक अवधारणा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। वो क्यों पढ़ेंगे? उसका रीजन वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी पढ़ना है हमें, क्योंकि कई चैप्टर्स में वो यूज होता है बच्चों, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। और रोहित यादव बेटा हमने जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया जो एनसीईआरटी में है, एग्जाम में आता है नीट के सिलेबस में। वरना मैंने आपको पहले भी बोलता, इस चैप्टर में मैं आईआईटी जेईई वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवा सकता हूं जो कई टीचर्स करवाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं उनका। तो बच्चों यहां तक जो हमने पढ़ा सबको क्लियर है? अब ये बच्चों समझ में आया, इसलिए मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो सॉल्यूशंस चैप्टर में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में, रेडॉक्स रिएक्शंस में, 4 चैप्टर में काम आएगा। ना होते हुए भी हमने पढ़ना है बेटा वो।
और अब एक चीज बोल रहा हूं, टेस्ट का सिलेबस वापस बोल रहा हूं, स्टाइकोमेट्री तक आएगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो हमने पढ़े ये नहीं आएंगे अभी टेस्ट में, बाद में तो कभी आएंगे बच्चों, इसलिए इनको रिवाइज करिएगा। और एक चीज बच्चों, आपने सबने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, तो मैं बोल रहा हूं बच्चों क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चंस जो है हमने जो मॉड्यूल के मैंने बोले फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 62 वो करिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं और डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। और परसेंटेज पीओटी वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसके लिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, उनके क्वेश्चंस को आज ही करिएगा, सॉल्व करके आज ही रिवाइज करिएगा, समझ में आएगा, कोई टफ नहीं होगा बच्चों, ठीक है। सबको समझ में आया बच्चों, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। अरे